तो हमने देखा कि भाई हमने डेटाबेस का कनेक्शन कहाँ पे बनाया हुआ है, पावर बिल्डर के एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पे के ओपन इवेंट पे हमने क्या किया हुआ है, एक डेटाबेस कनेक्शन बनाया हुआ है। एंड दैट कनेक्शन ऑब्जेक्ट नेम इज SQLCA. SQLCA, and that is a global object, means that is a global object, or you can say global variable also, which can, global means it can be accessed anywhere in the Power Builder application. Very good. तो जब उसका हमने वहां पे कनेक्शन बना दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर किसी डेटा विंडो, चूंकि उस डेटाबेस के अंदर तो बहुत सारी टेबल्स हो सकती है, पता नहीं कौन कौन से टेबल्स का किस इक्वल का डेटा अपने को चाहिए, राइट। सॉरी। तो हम क्या करते हैं कि जो डेटा विंडो कंट्रोल होता है उसको लिंक करा देते हैं। अगर वो लिंक नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग, लाइक यू कैन नॉट रिट्रीव, यू कैन नॉट इंसर्ट, यू कैन नॉट इवन अपडेट। सो फर्स्ट what we should do is we should we should make a connection with the connection object, means data window control should connect with connection object, that is SQLCA। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन था, set trans object। उसके बाद you can perform all the operations like delete operations, insert, row count, row retrieve, get atom, set atom, ये सारे आप चीजों को यूज कर सकते हैं। तो और फिर जब हम इसको यूज करते हैं, हमने देखा कि जैसे ही हम अपडेट फंक्शन कॉल करते हैं, तो अपडेट फंक्शन क्या करता है, अपडेट फंक्शन चेक्स ऑल दी बफर्स एंड रो स्टेटस, ऑल दी बफर्स एंड रो स्टेटस, राइट। और उसके बाद डिसाइड करता है कि किस रो के लिए कौन सा स्टेटमेंट जनरेट होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो अभी एक सवाल है नेहा के लिए, डिड नेहा ज्वाइन टुडे? हेलो नेहा, आर यू देयर? नो। विक्रांत, हाँ। तो विक्रांत, एक क्वेश्चन आपके लिए कि मान लो हमने 4 रिकॉर्ड्स रिट्रीव किए हैं, कैसे रिट्रीव करेंगे, tw_1.retrieve, राइट, लेट्स से ऐसा करके हमने लिखा है। तो 4 रिकॉर्ड हमारे वहां पे रिट्रीव हो गए हैं। तो जो रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं वो प्राइमरी बफर के अंदर हैं। अब मान लो आप अब मान लो आप एक रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हो, तो कहाँ जाएगा वो रिकॉर्ड, कैसे डिलीट करोगे, डिलीट रो फंक्शन कॉल करके। हम्म तो वो रिकॉर्ड्स कहाँ जाएगा? हेलो, कैन यू गाइस? Second, yes, sir. Secondary buffer. तेज बोलो यार। So secondary buffer. सेकेंडरी बफर, वाह, ये तो मैंने सुना ही नहीं आज तक। मनीषा, कहाँ जाएगा वो रिकॉर्ड? हाँ विधि, बताओ, आप बताओ। रिकॉर्ड प्राइमरी बफर से डिलीट बफर में चला जाएगा। वेरी गुड। सेकेंडरी बफर कहाँ से आ गया भाई? 4 बफर थे हमारे पास ओरिजिनल। कौन कौन से बफर्स होते हैं विधि? सर चारों बफर। प्राइमरी बफर, ओरिजिनल बफर, डिलीट बफर एंड फिल्टर बफर, एंड वेरी द गुड, लास्ट वन इज एडिट बफर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो वो डिलीट बफर में चला जाएगा। वेरी गुड। अब सपोज अभी क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी रिकॉर्ड को चेंज करते हैं, मीन्स किसी रिकॉर्ड की वैल्यू को चेंज करते हैं, तो क्या होगा विधि? सर वो ओरिजिनल बफर में चला जाएगा। उसकी उसका वो जो रिकॉर्ड है, दैट विल बी कॉपीड टू द ओरिजिनल बफर। मतलब कहने का ये है कि प्राइमरी में भी रहेगा। डिलीट के केस में क्या हुआ था, इट वॉज मूव्ड। मूव्ड मीन्स
हटना, कहीं से हट के कहीं और चला गया, और कॉपी पेस्ट मतलब वहां भी और पेस्ट भी हो गया। तो मीन्स प्राइमरी बफर के अंदर रहेंगी जो चेंज्ड वैल्यूज है, और बाकी ओरिजिनल डेटा विल मूव टू दी ओरिजिनल बफर। तो सपोज हमने क्या किया, एक रो रिट्रीव किया, एक रो रिट्रीव करने के बाद हमने कुछ चेंज किया उसके अंदर, तो ओरिजिनल के अंदर चला गया। अब मान लो मैंने पहले उसका नाम विधि था, विधि को चेंज करके विक्रांत कर दिया। हाँ, अभी मैं वहीं पे हूँ, सेव नहीं करा मैंने। फिर विक्रांत से मैंने क्या किया, अ, विक्रांत से कोई और नाम चेंज कर दिया, हर्ष नाम चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि पुराना रिकॉर्ड बार बार कॉपी होएगा। हमने कहा है कि ओरिजिनल बफर में ओरिजिनल डेटा जाता है, मींस, और वो एक ही बार जाएगा। मान लो आपने विधि से चेंज करके विक्रांत कर दिया और विक्रांत से हर्ष कर दिया, तो अब लेटेस्ट रिकॉर्ड क्या है, हर्ष के साथ है, राइट। तो वही रिकॉर्ड प्राइमरी बफर में रहेगा, और जो ओरिजिनल था विधि के नाम से आया था वो ओरिजिनल बफर में रहेगा। ओके, ऐसा करके चलता है। जैसे हम अपडेट फंक्शन कॉल करेंगे, वो अपडेट फंक्शन बनाएगा, बना करके डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो जाएगा, जैसे ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो क्या होगा, सारी रोज का स्टेटस, ध्यान से सुनना, सारी रोज का स्टेटस नॉट मॉडिफाइड हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन, मान लो आपने रिट्रीव करके, जब आपने रिट्रीव फंक्शन कॉल किया था, 4 रिकॉर्ड आए, उन 4 रिकॉर्ड्स में से आपने 2 रिकॉर्ड्स की वैल्यूज को चेंज कर दिया, है ना, मीन्स जो पुरानी वैल्यू थी उसको किसी और वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद आपने क्या किया कि 2 नए रिकॉर्ड और ऐड कर दिए और उसके अंदर वैल्यूज डाल दी। तो अब कितने रिकॉर्ड हो गए, 6 रिकॉर्ड हो गए। 4 पीछे से आए थे, 2 ये हुए, उन 4 जो पीछे से आए थे उसमें आपने 2 में चेंज किया, 2 रिकॉर्ड नए ऐड करके उनके अंदर वैल्यू ऐड कर दी। अब आपने क्या किया, सेव बटन पे क्लिक किया। सेव बटन पे मीन्स अपडेट फंक्शन कॉल किया, तो उसने क्या किया, 2 रिकॉर्ड्स के लिए अपडेट स्टेटमेंट बनाया और बाकी के 2 रिकॉर्ड्स के लिए उसने इंसर्ट स्टेटमेंट बनाया और ले जा करके डेटाबेस में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्या होगा, अब सारी रोज का स्टेटस नॉट मॉडिफाइड हो जाएगा। सारी रोज का जो न्यू थी वो भी और जो पुरानी थी वो भी, उन सब का स्टेटस क्या हो गया, नॉट मॉडिफाइड हो गया। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि मान लो फिर से किसी ने सेव बटन पे क्लिक कर दिया और अपडेट फंक्शन कॉल कर लिया, और जो डेटा एक बार सेव हो चुका है और अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, तो व्हाई शुड पावर बिल्डर सेंड अगेन, यू नो, अपडेट और डिलीट फॉर दोज रिकॉर्ड्स, राइट। हाँ, ये है कि आपने जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया है था, अब उसको आप कुछ और चेंज कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, इस वाले रिकॉर्ड के लिए अपडेट स्टेटमेंट जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे सक्सेसफुली सेव हुआ था तो उस रो का स्टेटस क्या हो गया था, न्यू मॉडिफाइड से नॉट मॉडिफाइड। और अब चूंकि नॉट मॉडिफाइड के अंदर आप कुछ चेंज कर रहे हो, तो जो ओरिजिनल वैल्यूज थी दैट विल गो टू दी ओरिजिनल बफर, और जो आपने अभी चेंज किया है वो आपके प्राइमरी बफर में रहेगा। और अगर आप सेव करते हो तो ये क्या करेगा कि इस रिकॉर्ड को के लिए अपडेट स्टेटमेंट लिखेगा, इंसर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखेगा। मेरी समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। हेलो विधि, सर अब मुझे ठीक से समझ नहीं आया, रो किसी का को समझ, स्टेटस। यस सर, यस सर, एक बार और समझा दीजिए थोड़ा थोड़ा। देखो मान लो आपने क्या किया, किसी, आपने क्या किया, DW_1 डॉट रिट्रीव किया मान लेते हैं, है ना, और डेटाबेस में 4 रिकॉर्ड थे, चारों रिकॉर्ड आपके प्राइमरी बफर के अंदर आ गए। अब आपने क्या किया, इन 1 2 3 4 इन 4 रिकॉर्ड्स में से 2 रिकॉर्ड्स के कॉलम की वैल्यूज कुछ कुछ चेंज कर दिया आपने, राइट। यहां तक क्लियर है। करने के बाद आपने क्या किया कि अभी सेव नहीं किया, मीन्स अभी अपडेट फंक्शन कॉल नहीं किया, उसके बाद 2 नए रिकॉर्ड ऐड कर दिए इसके अंदर। जब आप 2 नए रिकॉर्ड ऐड करते हो तो उन रोज का स्टेटस क्या होता है,
क्या होता है? Modified. सॉरी, New modified. क्या पी? क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। New modified. न्यू मॉडिफाइड नहीं होगा। मैंने कहा आपने जो है ना 2 रो अभी इंसर्ट ही किए हैं, अभी कुछ वैल्यू नहीं डाली, तो उनका स्टेटस क्या रहेगा? Only new. ओनली न्यू। वेरी गुड। और अगर मैं उसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल दूं तो क्या हो जाएगा? न्यू New मॉडिफाइड, modified. है ना? तो अब फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि मान लो आपने एक DW_1 रिट्रीव किया और वो मान लेते हैं कि ग्रिड टाइप की डेटा विंडो थी, तो आपको क्या हो रहा है कि 4 रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं वहां पे जो पीछे से आए हैं। उन 4 रिकॉर्ड्स में से 2 रिकॉर्ड्स की वैल्यू, रिकॉर्ड्स में समझते हो ना, रो, 2 रो की वैल्यू क्या किया आपने, कुछ कुछ चेंज कर दी। और अभी अगर सेव करोगे तो क्या होगा? अभी अगर सेव करोगे तो क्या होगा? बोलो यार, तुम तो कंफ्यूज हो जाते हो। Data modified. अरे भाई, मैंने आप लोगों को कहा कि आपके 4 रिकॉर्ड्स आए थे पीछे से डेटाबेस से रिट्रीव होने के बाद, 4 रिकॉर्ड्स में से 2 की वैल्यू चेंज कर दी, तो इनके लिए कौन सा स्टेटमेंट जनरेट होगा? Update. अपडेट स्टेटमेंट। 2 रिकॉर्ड्स मैंने नए करके डाले, कैसे डालता हूं? इंसर्ट रो करके, और उसके अंदर वैल्यूज भी डाल दी, तो उसका स्टेटस क्या हो गया? न्यू मॉडिफाइड। तो इन रोज के लिए कौन सा स्टेटस जनरेट होगा? कौन सा स्टेटमेंट जनरेट होगा? अपडेट। इंसर्ट स्टेटमेंट। जो 2 नई रिकॉर्ड्स हैं, भाई हमने कहा था कि पावर बिल्डर क्या करता है? पावर बिल्डर अगर रो का स्टेटस डेटा मॉडिफाइड है तो उसके लिए अपडेट स्टेटमेंट जनरेट करता है। अगर रो का स्टेटस न्यू मॉडिफाइड है तो उसके लिए इंसर्ट स्टेटमेंट जनरेट करता है। और अगर कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट बफर के अंदर पड़े हुए हैं तो उनके लिए डिलीट स्टेटमेंट जनरेट करता है। उसके लिए डिलीट स्टेटमेंट जनरेट करता है। 3 ही आपके पास ऑपरेशंस होते हैं डेटा से खेलने के लिए। कौन कौन से? इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। राइट? डेटाबेस में 3 ही कमांड चलती है ना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में 3 ही कमांड आती है, डीएमएल स्टेटमेंट बोलते हैं। हाँ, तो ये होता है। तो चूंकि ये 2 रिकॉर्ड्स नए रिकॉर्ड्स हैं, चूंकि 2 रिकॉर्ड्स नए रिकॉर्ड्स हैं, इनका स्टेटस न्यू मॉडिफाइड है, तो उनके लिए इंसर्ट स्टेटमेंट जनरेट होगा। जो 2 पुराने रिकॉर्ड्स थे उनके लिए अपडेट स्टेटमेंट जनरेट होगा, क्योंकि आप पुराने डेटा के अंदर कुछ चेंज करने जा रहे हो और यहाँ पे आप अभी तो न्यू डाल रहे हो। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये सक्सेसफुली सेव हो गया, तो अब कितने रिकॉर्ड्स है हमारे पास? 2 रिकॉर्ड्स तो अनटच्ड थे, 2 रिकॉर्ड्स वैसे थे जिनको आपने टच किया था, कुछ वैल्यूज चेंज की थी, और 2 रिकॉर्ड्स आपने न्यू किए थे। तो जब ये सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो पुरानी रोज का स्टेटस नॉट मॉडिफाइड हो जाता है। मीन्स जो 6 की 6 रिकॉर्ड्स हैं उसका स्टेटस क्या हो जाएगा? नॉट मॉडिफाइड। जो Yes, sir. आपने जो आपने 2 रिकॉर्ड्स जिनका स्टेटस न्यू मॉडिफाइड था उनका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, नॉट मॉडिफाइड आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ अपडेट फंक्शन। बट अगर आपने उस न्यू वाली रिकॉर्ड्स जो थे उनके अंदर फिर से कुछ चेंज कर दिया, राइट, तो इन रिकॉर्ड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट जनरेट होगा? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, हेलो। Sir, यस हम सर, आ रही record है।
चेंज कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ये है। अरे यार विधि, क्या बात कर रहे हो? मैं 4 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ। गाइस, वेयर आर योर फोकस? सब लोग अपने अपने कैमरे ऑन करो। कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? मनीषा, विधि, जल्दी करा करो गाइस, तुम इतना लेट क्यों करते हो? अपने को फटाफट चीज एक्शंस लेने होते हैं। समक्ष। अच्छा, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मेरा क्या क्वेश्चन था? मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने जब रिट्रीव किया डेटा, कैसे रिट्रीव करते हैं? DW_1 डॉट रिट्रीव। DW_1 में बार बार इसलिए बोलता हूं कि मान लो पहले ही वाले डेटा विंडो में कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो भी सीक्वल है वो डेटाबेस में जाकर के रन होएगी। जो भी सीक्वल है वो डेटाबेस में जाकर के रन होएगी। फिर क्या होगा? वो डेटाबेस क्या करेगा? डेटा रिटर्न करेगा। जब डेटा रिटर्न होएगा तो क्या होगा? आपको दिखाई दे जाएगा प्राइमरी बफर में। तो 4 रिकॉर्ड्स मिले, मान लेते हैं 4 रिकॉर्ड्स मिले आपको। इन चारों रिकॉर्ड्स का इन चारों रिकॉर्ड्स का रो स्टेटस क्या होगा? जल्दी बोल दिया करो, कोई भी अनम्यूट करके। नॉट मॉडिफाइड। नॉट मॉडिफाइड होगा। सब लोग एग्री हो इस बात से? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अब आपने क्या किया कि उसमें 2 नए रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। क्या किया? 2 न्यू रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए। कैसे इंसर्ट करेंगे विक्रांत? 2 नए रिकॉर्ड्स अगर मेरे को इंसर्ट करने हैं तो कैसे करेंगे? इंसर्ट रो करके। वेरी गुड। इंसर्ट रो फंक्शन को कॉल करके हम 2 नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है। रमन, तुम क्लास मोबाइल से ले रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही। मम्मी। यस सर। मोबाइल से ले रहे हो? यस सर। यार, मोबाइल से कैसे समझ में आ जाएगा आपकी? नहीं सर, स्क्रीन भी है सर सामने। अच्छा, स्क्रीन भी है। ओके ओके, ठीक है ठीक। तो हमने क्या किया? 2 नए रिकॉर्ड इंसर्ट किए। कैसे किए? इंसर्ट रो फंक्शन की हेल्प से। फिर हमने उसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल दी। तो क्या हुआ? क्या होगा अगर कुछ तो वैल्यूज डाल दी तो क्या होगा? उस रो न्यू का मॉडिफाइड। न्यू मॉडिफाइड हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने क्या किया? अपडेट फंक्शन कॉल किया और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो क्या होगा? डेटा सेव हो गया जाकर के। और एक और काम होगा कि वो जो 2 नए रिकॉर्ड्स थे उनका स्टेटस नॉट मॉडिफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट मॉडिफाइड। तो अब आपके पास 6 रिकॉर्ड्स हैं। 4 आपके पास पुराने थे, 2 आपने नए डाल दिए थे और सेव कर दिया था। तो उसके बाद मतलब मेरा ये है कि आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ योर अपडेट फंक्शन, ऑल रिकॉर्ड्स स्टेटस चेंज्ड टू नॉट मॉडिफाइड। है ना? ऑल रिकॉर्ड्स स्टेटस चेंज टू नॉट मॉडिफाइड। अब जो 2 रिकॉर्ड्स आपने नए करे थे उसकी कुछ वैल्यूज चेंज कर दी। तो अगर रो का स्टेटस पहले से नॉट मॉडिफाइड है तो इस रो का क्या स्टेटस हो जाएगा? अब डेटा मॉडिफाइड। डेटा मॉडिफाइड। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था
कि अगर आप पहली बार में तो उसका स्टेटस न्यू मॉडिफाइड था, वो डेटाबेस के अंदर जाकर के सेव हो गया, आपने जब चेंज किया तो उसका स्टेटस न्यू मॉडिफाइड हो गया था और डेटा सेव हो गया था। अब आप फिर से कर रहे हो तो चूंकि वो सक्सेसफुली सेव हो चुका था और उसका स्टेटस नॉट मॉडिफाइड हो चुका था, तो नॉट मॉडिफाइड वाले में अगर आप कुछ चेंज करते हो तो उसका स्टेटस डेटा मॉडिफाइड। टेक्निकली भी ऐसा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू अगर सेव हो जाती है पहले से, तो क्या होता है, तो जब आप दोबारा उसके लिए कोई स्टेटस भेजो, मतलब रिकॉर्ड भेजोगे, तो वो अपडेट स्टेटमेंट जनरेट होनी चाहिए, ना कि इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट होएगा तो फेल हो जाए, पहले से एग्जिस्ट करता है, राइट? तो ऐसे करके आपको पावर बिल्डर की स्टोरी समझ में आनी चाहिए। बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत छोटी स्टोरी है, और चीजें लिंक करनी चाहिए। हमारे पास क्या होता है? बफर होता है, बफर, है ना? बफर समझ के चलो। बफर क्या होता है? डेटा विंडो कंट्रोल लेवल पे, है ना? फिर रो स्टेटस होते हैं। तो बफर्स और रो स्टेटस अच्छे से समझ में आने चाहिए। बफर्स और रो स्टेटस अच्छे से समझ में आने चाहिए कि कब क्या होता है। इसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। कुछ फंक्शंस में कौन कौन से हैं? एक आपका सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट फंक्शन है, एक आपका इंसर्ट रो फंक्शन है, डिलीट रो फंक्शन है, राइट? गेट आइटम फंक्शन है, सेट आइटम फंक्शन है, रिट्रीव फंक्शन है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, अच्छे से स्टोरी समझ में आनी चाहिए, राइट? स्टोरी है ना ये। कैसे स्टोरी? कि भाई मेरे को डेटाबेस में डेटा सेव कराना है। उसके डेटाबेस में सेव कैसे होता है? नया डेटा भी हो सकता है, पुराना डेटा भी हो सकता है। नए डेटा के लिए इंसर्ट स्टेटमेंट जनरेट होते हैं, पुराने के लिए अपडेट। और अगर मुझे पुराने डेटा को डिलीट करना है जो डेटाबेस में पहले से है, तो क्या होगा? डिलीट स्टेटमेंट जनरेट होगा। अब जैसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्या है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्या है कॉमन सेंस का क्वेश्चन? कि मान लो आपने क्या किया, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया। कैसे करेंगे? इंसर्ट रो के थ्रू। अब उसमें कुछ वैल्यू डाल दी, तो उसका स्टेटस क्या हो गया? न्यू मॉडिफाइड हो गया। अब मैंने उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, डिलीट रो फंक्शन कॉल करके, राइट? तो वो रिकॉर्ड कहां जाएगा? मनीषा, क्वेश्चन समझ में आया? पूरा फोकस मेरे जो मैं कह रहा हूं उस पे होना चाहिए, है ना? ये नहीं होना चाहिए शाम का टाइम हो गया, घर में पकोड़े बने हैं कि नहीं बने हैं, राइट? तो क्वेश्चन ये है कि मान लो एक रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया। डेटा विंडो की बात कर रहे हैं, है ना? कैसे इंसर्ट करते हैं? जैसे मैं ये बात बोलता हूं ना, तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए, ओ इंसर्ट रो फंक्शन कॉल किया होगा, हाँ। फिर उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज डाल दी, तो उसका स्टेटस क्या हो गया? न्यू से न्यू मॉडिफाइड हो गया। वेरी गुड। अब मैंने क्या किया? डिलीट रो फंक्शन कॉल करके इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। तो क्या ये डिलीट बफर में जाएगा या नहीं जाएगा? ये डिलीट बफर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डिलीट बफर में वो रिकॉर्ड्स जाते हैं जो रिकॉर्ड्स एग्जिस्टिंग होते हैं, राइट? अभी तो ये सेव ही नहीं हुआ था, अभी तो ये सेव ही नहीं हुआ था, तो बस ये डिलीट हो जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, ये डिलीट ही हो जाएगा हर प्राइमरी बफर से, कहीं जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये नया रिकॉर्ड था, अभी सेव ही नहीं हुआ। अब इसका दूसरा वर्जन सुनते हैं क्वेश्चन का। एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया, उसके अंदर वैल्यूज डाली, अपडेट फंक्शन कॉल किया, डेटा सेव हो गया। अब मैंने इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। अब क्या होगा? ये डिलीट बफर में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टेटस नॉट मॉडिफाइड था। तो अब हमारा आंसर क्रिस्टल एंड क्रिस्प होना चाहिए। हमारा आंसर क्रिस्टल एंड क्रिस्प, व्हाट डज इट मीन? मतलब बहुत टू द पॉइंट तक होना चाहिए। तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो हमें बोलना चाहिए, सर जिनका स्टेटस नॉट मॉडिफाइड या डेटा मॉडिफाइड है,
नॉट मॉडिफाइड या डेटा मॉडिफाइड है, उन रिकॉर्ड्स को अगर हम डिलीट करते हैं वही रिकॉर्ड्स डिलीट बफर में जाते हैं और रिकॉर्ड्स नहीं जाते। अब एक और क्वेश्चन सुनो, मतलब देखो इसमें ना कितने परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। हमने 4 रिकॉर्ड रिट्रीव किए थे, उन 4 में से एक रिकॉर्ड के अंदर कुछ वैल्यू चेंज कर दी, क्या हो गया, उसका स्टेटस डेटा मॉडिफाइड हो गया। क्या हो गया, डेटा मॉडिफाइड। अब इस रिकॉर्ड को मैंने डिलीट कर दिया तो क्या होगा, ये रिकॉर्ड उठ करके डिलीट बफर में चला जाएगा। अब मैंने अपडेट फंक्शन कॉल किया तो क्या होगा, क्योंकि रो स्टेटस अगर डेटा मॉडिफाइड था तो अपडेट स्टेटमेंट भी जनरेट होना चाहिए, और चूंकि मैंने डिलीट कर दिया था तो वो डिलीट बफर में चला गया, तो डिलीट बफर के अकॉर्डिंग डिलीट भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या इस रिकॉर्ड के लिए दोनों स्टेटमेंट जनरेट होंगे, डिलीट भी और अपडेट भी। तो आंसर ये है कि इसके लिए सिर्फ डिलीट स्टेटमेंट जनरेट होगा। उसका रीजन है क्योंकि जो वो बफर जो रो का स्टेटस चेक करता है वो प्राइमरी बफर के रो स्टेटस चेक करता है। अब चूंकि ये रिकॉर्ड्स प्राइमरी बफर से उठ के डिलीट बफर में चला गया है, तो जब हमारा अपडेट फंक्शन प्राइमरी बफर को देखने आएगा रो का स्टेटस चेक करने के लिए, तो उसको रो का स्टेटस, रो ही नहीं है तो स्टेटस क्या देखेगा, राइट, क्योंकि वो तो डिलीट बफर किसी और घर चेंज कर लिया उसने अपना, राइट, तो उसको वहां नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसके लिए अपडेट स्टेटमेंट जनरेट नहीं होगा, राइट। अच्छा, तो प्राइमरी बफर से इंसर्ट और अपडेट 2 स्टेटमेंट जनरेट होते हैं, कैसे, रो स्टेटस के बेसिस पे, राइट, और डिलीट बफर से डिलीट स्टेटमेंट जनरेट होता है, दैट्स इट। तो ये ऐसे करके ना आपको पूरी कहानी समझनी है, और कुछ नहीं है इसमें, मैं बता रहा हूं, बड़े मजेदार लैंग्वेज है पावर बिल्डर। मतलब इसकी स्टोरी अगर आप समझ जाओगे तो फिर आपको, और ट्रस्ट मी, मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरे पास 3 लोगों की वैकेंसीज आई हुई है, और लोग नहीं है, 3 नहीं 4 लोगों की, और इनफैक्ट 4 नहीं, एक और कंपनी है, मतलब 4 की तो मेरे पास है, एक और कंपनी है जो रिसोर्स ढूंढ रही है, उसको कम से कम 6 रिसोर्स चाहिए। मतलब कहने गए कि आज की डेट में 10 बंदों की रिक्वायरमेंट है। और आपने अगर ये पावर बिल्डर की स्किल 4 चीज समझ ली ना, क्या क्या, बफर्स, रो स्टेटस, अपडेट प्रॉपर्टीज और इवेंट्स, तो आप 2 साल के बंदे की बराबर काम कर सकते हो। और मैं जाकर के बोल सकता हूं कि एक बार इन बंदों का इंटरव्यू लियो तो वो आपकी क्वालिफिकेशन भी नहीं देखेंगे, लेकिन आना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए उसका फंडा, कौन सी चीज कहां से कैसे कैसे करके मूव कर रही है, राइट। तो ओपन योर आईज एंड माइंड, राइट। व्हाट्सएप में भाई ज्यादा टाइम खराब मत करो, डोंट कीप ऑलवेज वन आई ऑन योर व्हाट्सएप। क्यों, क्योंकि उससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कहीं नहीं होता है ना। एक चीज देखने जाते हैं, फिर हम ऐसा स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, फिर कहीं इधर ही फंस जाते हैं, और देखने में, और 1 घंटा 2 घंटा कहाँ निकल गया ये भी नहीं पता चलता है, राइट। तो उसको बंद कर दो कि सुबह या तो दोपहर में एक बार चेक करना है, क्योंकि मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, और या फिर शाम को एक बार चेक करना है। उसमें वो इंडल्ज नहीं होना है कि यार अच्छा घुस गए उसके अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश में, है ना, हमारे देश में भीड़ बहुत ज्यादा है हर जगह, राइट। किसी भी चीज में जाओ, किसी भी कंपटीशन में, तो भीड़ से क्या होता है कि उसमें फिर कंपटीशन बढ़ जाता है, राइट। तो उसको कंपटीशन को बीट करने के लिए आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, और इत्तेफाक से आप ऐसी चीज सीख रहे हो जो कहीं और नहीं सिखाई जाती है, इसलिए नौकरी तो पक्की है ही है। बट प्रॉब्लम यह है कि ऐसा नहीं है कि मेरे को 4 बस गेट आइटम सेट आइटम आ गया तो मेरी नौकरी पक्की हुई, नहीं। आपको उस तरह से शो करना पड़ेगा कि हे, गिव मी द प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ऐसा करके होगा, ऐसा होना चाहिए। फिर देखो आपको खुद मजा आएगा। 12वीं क्लास के बाद पास करके किसकी नौकरी लगती है, लोग
पहले बीसीए करते हैं, फिर एमसीए करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, तब जाकर के ऐसा कुछ सोचते हैं, राइट। आप पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हो, राइट। तो और फिर बाद में उसको कहीं और लर्निंग में यूज कर सकते हो। तो इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। और इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा फोकस होकर के चीजों को देखिए। आगे की वीडियोस भी देख सकते हो जो मैंने डाल के रखे हुए हैं यूट्यूब पे। Why are you restricting yourself that कि when Vinesh will come then only we will see कि हाँ वो क्या करवा रहा है और हम देखेंगे। अच्छा, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो बफर्स हो गए। तो बफर्स का ये जो स्टेटस है ना, रो का स्टेटस कैसे मूव करता है, किस चीज को प्रायोरिटी दी जाती है, ये आपकी समझ में आना चाहिए। प्लस एक होती है हमारी अपडेट प्रॉपर्टीज। क्या होती है? अपडेट प्रॉपर्टीज, राइट। अब जैसे हमने बात की कि भाई डिलीट स्टेटमेंट और अपडेट स्टेटमेंट जनरेट करता है, ये तो हमें पता चल गया कि डिलीट स्टेटमेंट या अपडेट स्टेटमेंट कैसे जनरेट होता है। लेकिन डिलीट में और अपडेट में एक वेयर क्लोज भी होता है। अगर वेयर क्लोज नहीं लगाएंगे तो क्या होगा मनीषा? अगर मैं कहूं, क्यों मनीषा? अनम्यूट करो अपने आप को और मुझे बताओ कि अगर मैं करूं डिलीट फ्रॉम दिस टेबल, कोई वेयर क्लोज नहीं लगाया तो क्या होगा? मनीषा आप फोकस नहीं हो गई, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, पढ़ने का फायदा क्या हुआ? क्या होगा देवांक अगर मैं डिलीट स्टेटमेंट है और उसमें वेयर क्लोज ना लगाएं तो? सर ओल्ड डेटा डिलीट हो जाएगा, हाँ, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ऑल रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। डिलीट फ्रॉम टेबल, भैया उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। डिलीट फ्रॉम दिस टेबल, और उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, सिंपल, राइट। ऐसे ही अपडेट स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया वेयर क्लोज बहुत जरूरी है, राइट। अच्छा, तो अब वेयर क्लोज के अंदर किन कॉलम को सेलेक्ट करना है या हम किन किन कॉलम्स को अपडेट करना चाहते हैं या कौन सी टेबल के लिए जनरेट करना है, ये सब कुछ डिसाइड होता है अपडेट प्रॉपर्टीज के थ्रू। ये सब कुछ डिसाइड होता है अपडेट प्रॉपर्टीज के थ्रू। जैसे आई शेयर माय स्क्रीन। वन सेकेंड। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? यस तो देखो, जैसे ये हमारा फ्री फॉर्म टाइप का डेटा विंडो ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद आप देखोगे कि जो ये रोज है ना, रोज के अंदर अपडेट प्रॉपर्टीज है। ये बड़े काम की चीज है, काम की चीज तो सभी होती है वैसे। इसमें क्या है कि ये अगर मैं इसको अलाउ अपडेट को हटा दूं, देख रहे हो सब फेडेड सा हो गया, राइट। तो क्या होगा? तो ये डेटा विंडो आपकी रीड ओनली डेटा विंडो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रीड ओनली मींस आपको इसके अंदर दिखाई तो दे सकता है डेटा, लेकिन आप इसको सेव नहीं करा सकते, अपडेट नहीं करा सकते। तो इसलिए ये कभी कभी बंदा क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, किस एक डेटा विंडो को, ध्यान से सुनना, एक डेटा विंडो के अंदर हम एक ही टेबल को अपडेट करा सकते हैं एक टाइम पे, ओके। और कौन सी टेबल को करा सकते हैं? जो इसमें सेलेक्टेड है, टेबल्स टू अपडेट, टेबल टू अपडेट। अच्छा, वेरी गुड। फिर ये क्या है? वेयर क्लोज फॉर अपडेट एंड डिलीट। वेयर क्लोज फॉर अपडेट एंड डिलीट, ये क्या है? ये है हमारा कि जब मैं वेयर क्लोज जनरेट करूंगा, जैसे हमने बोला डिलीट और अपडेट के लिए वेयर क्लोज जरूरी है, डिलीट एंड अपडेट के लिए वेयर क्लोज जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिलीट और अपडेट के लिए वेयर क्लोज जरूरी है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अब वेयर क्लोज के अंदर कौन से कॉलम रखेंगे। जैसे इसके अंदर, इस डेटा विंडो कंट्रोल के अंदर
1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है, राइट। क्या मैं सारे के सारे कॉलम ऐड कर दूं वेयर क्लोज के अंदर, या फिर केवल प्राइमरी की वाला कॉलम ऐड कर दूं, राइट। तो वो सब डिसाइड होता है इन 3 चीजों से। की कॉलम्स का मतलब ये होता है जो यहाँ पे दिख रहा है ना, यूनिक की कॉलम्स, जो यहाँ पे सेलेक्टेड है, हाँ, दैट इज कॉल्ड की कॉलम्स। तो केवल वही की कॉलम ऐड होगा अगर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लो एक ईमेल आईडी है, जैसे मान लो ऐसा करके ये एप्लीकेशन चली, राइट। अब हर्ष ने भी इसी रिकॉर्ड को डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, और देवेश ने भी इसी रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लिया, राइट। देवेश ने भी इसी रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लिया। तो क्या हो, सारे कैमरे यहाँ ऑन होने चाहिए, क्योंकि आप लोग अपना फोकस लूज करने लग जाते हो। सब मेरी सब लोग स्क्रीन पे देखो। अच्छा, तो आपने क्या किया, जब हमने इसको डबल क्लिक किया, ठीक है, जब हमने इसको डबल क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड्स ऊपर आ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो हर्ष भी उसी रिकॉर्ड्स को चेंज कर रहा और विधि भी उसी रिकॉर्ड को चेंज कर रही है। हर्ष ने क्या किया कि इस बंदे का नाम कुछ है ही नहीं, पहले नाम अपडेट कर देते हैं। मान लो ऐसा करके हमने सेव कर दिया, ठीक। फिर हमने, अच्छा, तो अब मान लेते हैं कि जैसे ये वाला रिकॉर्ड है, इसमें क्या किया, हर्ष ने इस रिकॉर्ड में राकेश की जगह उमेश कर दिया और अभी सेव नहीं करा। और इसी रिकॉर्ड को जब विधि ने क्लिक किया था तो राकेश की जगह तामेश कर दिया मान लीजिए, और अभी सेव नहीं किया। अब क्या किया, पहले हर्ष ने सेव कर दिया उमेश करके, और सेव कर दिया, बढ़िया खुश है वो। फिर विधि ने क्या किया, विधि को राकेश ही दिख रहा था अभी तक, क्योंकि उसने दोबारा क्लिक नहीं किया, राइट। तो उसको भी मतलब राकेश ही दिख रहा था, उसने तानिश कर दिया। तो हमारे डेटाबेस के अंदर कौन सा रिकॉर्ड रहेगा, तामेश वाला, जो बाद में सेव हुआ है, राइट। क्यों रहेगा, कब रहेगा, अगर रोज के अंदर अपडेट प्रॉपर्टीज में की कॉलम सेलेक्टेड है। और की कॉलम्स कौन सा था हमारा, केवल ईमेल आईडी था, केवल ईमेल आईडी। तो जब हमारा अपडेट स्टेटमेंट जनरेट हुआ था तो उसने वेयर क्लोज के अंदर, जब हमारा अपडेट स्टेटमेंट जनरेट हुआ था, जब हमारा अपडेट स्टेटमेंट जनरेट हुआ था तो उसने वेयर क्लोज के अंदर केवल की कॉलम्स को ऐड किया था, केवल की कॉलम्स को ऐड किया था। इसीलिए क्या हुआ था उसका जनरेट, अपडेट दिस सी लॉगिन टेबल सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू तामेश या उमेश, जो भी इन्होंने डाला था, राइट, वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू rakesh@production.com। ऐसा करके हमारा डेटा सेव हुआ। तो लेकिन ये तो गड़बड़ है, राइट। किसी ने अभी अभी दोनों, मतलब ये तो गड़बड़ हो गई कि भाई जो रिकॉर्ड बाद में सेव करेगा उसी। हालांकि ऐसा होता है 95% केसेस में कि जनरली एक रिकॉर्ड पे दो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, बट अगर कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो पावर बिल्डर ने एक और ऑप्शन दिया कि हे, आप क्या करो, जैसे की कॉलम्स की जगह की एंड अपडेटेबल कॉलम्स, की एंड अपडेटेबल कॉलम्स, व्हाट डज इट मीन। मैं पहले ये वाला बताता हूं, की एंड मॉडिफाइड कॉलम्स, कि आप केवल की कॉलम्स को ऐड मत करो, वो वाले कॉलम भी ऐड कर लो वेयर क्लोज के अंदर, वो वाले कॉलम भी ऐड कर लो वेयर क्लोज के अंदर जो मॉडिफाई हुए हैं। तो हमने क्या किया था, जो मॉडिफाई हुए हैं, व्हाट डज इट मीन। तो अगर मान लो की एंड मॉडिफाइड है तो क्या हुआ, हर्ष ने क्या किया, राकेश की जगह उमेश कर, अभी सेव नहीं किया, करके रखा हुआ है। ऐसी विधि ने राकेश की जगह तामेश करके रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, तामेश करके रखा हुआ है। तो क्या होगा, या तविश करके रखा हुआ है मान लेते हैं, राइट। तो हुआ क्या
कि हर्ष ने पहले सेव कर दिया, अब विधि सेव करने गई उस डेटा को, और हमारा अपडेट प्रॉपर्टीज में हमने क्या ले रखा, की एंड मॉडिफाइड कॉलम्स। तो क्या होगा, विधि का डेटा सेव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो सीक्वल बनेगी, सीक्वल इस तरह से बनेगी, अपडेट सी लॉग इन टेबल सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू उमेश वेयर नेम इक्वल टू राकेश, जो ओरिजिनल वैल्यू आई थी, एंड ईमेल आईडी इक्वल टू rakesh@cadexcel.com। और विधि के लिए भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन राकेश से उमेश कर दिया हर्ष ने, है ना, राकेश से उमेश कर दिया हर्ष ने, तो विधि को अब ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू rakesh@cadexcel.com एंड फर्स्ट नेम इक्वल टू राकेश। ये बात जो मैंने अभी बोली, कितने लोगों को समझ में आई? यस सर, मुझे आ गई है समझ में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस। सी, तो जो हमारी अपडेट प्रॉपर्टीज है ना, इसीलिए पावर बिल्डर ने ये की एंड मॉडिफाइड कॉलम्स दिया कि बॉस डेटा मतलब ऐसे ही ना हो जाए कोई उल्टा सीधा सेव, राइट, हिसाब से सेव होना चाहिए। विधि आपको समझ में आया? सर अगर हम वहाँ पर लिखते हैं सेट इज इक्वल टू ताबिश एंड वेयर इज इक्वल टू उसका लास्ट नेम लिखते हैं, तो फिर भी तो वो अपडेट हो सकता है। नहीं, आप समझे नहीं। आप देवेश, आप बताओ क्या, कैसे समझ में आया आपको? सर पहले किसी ने अगर ईमेल आईडी सेलेक्ट किया और उसके साथ साथ फर्स्ट नेम भी सिलेक्ट किया और उसने अपडेट कर दिया, फिर उसके बाद जो दूसरा बंदा है सिलेक्ट करने वाला, वो अगर करेगा तो वो भी ईमेल आईडी और फर्स्ट नेम जो उसने पहले वाला है नेम है वो हाँ, सिलेक्ट कर रखा ओरिजिनल होगा, वैल्यू थी तो वो तो नहीं अब, करेगा। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो गई है। राकेश, कोई ईमेल आईडी तो प्राइमरी की है, उसको लिख देंगे, कोई से चेंज उमेश की। करेगा नहीं। राकेश से उमेश चेंज हो गई है, तो अब जब आप, तो अब हर्ष ने जब ये पाउडर पाउडर अपना आप करता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बट हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो जब हर्ष ने किया था, राइट, जब हर्ष ने किया था, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू राकेश ही थी, उसने सेव कर दिया। तो उसने क्या किया, उसकी उसकी अपडेट स्टेटमेंट कैसी बनी होगी, अपडेट सी अंडर स्कोर लॉग इन सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू राकेश, सॉरी, फर्स्ट नेम इक्वल टू उमेश वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू rakesh@cadexcel.com एंड फर्स्ट नेम इक्वल टू राकेश। क्यों? क्योंकि हमने अपडेट प्रॉपर्टीज के अंदर ये वाला क्लोज सेलेक्ट किया हुआ है। सॉरी, मतलब जो जो कॉलम आपने टच किए हैं वो मॉडिफाइड कॉलम्स हैं। भाई की कॉलम क्या है, की कॉलम तो एक ही है, लेकिन अपडेटेबल कॉलम कौन कौन से हैं, सॉरी, मॉडिफाइड वाले कॉलम कौन कौन से हैं, जिसके अंदर आपने चेंज किया है, और आपने फर्स्ट नेम के लिए चेंज किया था। तो अब विधि की सीक्वल कैसे बनेगी, विधि की सीक्वल ऐसे बनेगी, अपडेट सी लॉग इन सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू तानिश वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू rakesh@cadexcel.com एंड फर्स्ट नेम इक्वल टू राकेश। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन मैच ही मिलेगा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा उसको डेटाबेस के अंदर जा करके, तो अपडेट खाली रन होकर के वापस आ जाएगा, कुछ करके नहीं आएगा, क्योंकि उसको रिकॉर्ड ही नहीं मिला। अभी समझ में आया कि नहीं विधि? हेलो, यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, देखो, झूठ नहीं बोलना है, जब तक समझ में नहीं तब तक ऐसा करके रखना है। हर्ष, आपको दोनों हर्ष को आपको समझ में आ गया? तभी तभी तुम कंफ्यूज से दिख रहे हो थोड़े से, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये, अच्छा, अब इसने क्या किया, की एंड अपडेटेबल कॉलम्स, व्हाट डज इट मीन? देखो, अपडेटेबल कॉलम्स, पहले तो ये है कि अपडेटेबल कॉलम होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप किसी एक टेबल पे, अगर आप किसी एक टेबल पे एक डेटा विंडो ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो सारे कॉलम्स को जो भी आपके सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हैं उनको अपडेटेबल कॉलम बना लेता है। आगे बात समझ में, है ना?
सारे अपडेटेबल कॉलम का मतलब ये है कि इन कॉलम्स की वैल्यूज अपडेट हो सकती है। अगर मान लो मैं इसको लास्ट नेम को ऐसा करके कर लूं, क्या कर दिया मैंने, अनसेलेक्ट कर दिया, है ना, ओके कर दिया। अब जैसे ये वाला रिकॉर्ड है, राकेश के अंदर क्या है, लास्ट नेम राज है। अब इस राज को चेंज करके मैंने आज कर दिया, है ना, सेव करता हूं, सक्सेसफुली सेव्ड। क्या राकेश की जगह खास हो गया, राज की जगह खास नहीं हुआ, देख रहे हो, अभी भी राज ही है। क्यों है ये, क्योंकि ये कॉलम रीड ओनली बन गया। अब कि इसको देख तो सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते। ये पर्पस होता है इस अपडेटेबल वाली चीजों का, राइट। यहाँ पे अपडेटेबल कॉलम्स, समझ रहे हो। तो इ- इ- तो कहने का मतलब ये कि दिखा तो सकते हो लेकिन, तो एक तो ये क्या था, अलाउ अपडेट, ये पूरी डेटा विंडो को रीड ओनली बनाने के लिए था। ये अपडेटेबल कॉलम्स कुछ कॉलम्स को रीड ओनली बनाने के लिए है, या सारे कॉलम्स को, मतलब ये कॉलम लेवल पे रीड ओनली बना सकते हो, और यहाँ से डेटा विंडो कंट्रोल लेवल पे, मतलब डेटा विंडो ऑब्जेक्ट लेवल पे आप इसको रीड ओनली बना सकते हो। रीड ओनली मतलब जो केवल पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर अपडेटेबल है तो उसको आपको अपडेटेबल बनाना पड़ेगा। समझ में आया देवेश? यस सर, आ गया समझ में। हर्ष, यार आप बोल नहीं रहे हो यार, हर्ष, यस और नो तो बोला करो कम से कम। ऐसा लगता है कि आप हो ही नहीं वहां पे। ओहो, कुछ उसमें प्रॉब्लम है क्या आपके माइक वाइक में? चलो मे बी अगर ऐसा कुछ है तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों चीजें समझ में आ गई आपको। अपडेटेबल कॉलम समझ में आ गया, यूनिक की वाला समझ में आ गया। अब मान लो डेटाबेस लेवल पे तो आपने केवल ईमेल आईडी बना रखा था, है ना। अब आपको लगा यार एक और बना देता हूँ सेव करने के लिए अपडेट, तो हम बना सकते हो, चाहे कितने ही बना सकते हो, बट वो डेटाबेस लेवल पे नहीं होगा। इस चीज को आपने यहाँ पे की कॉलम्स बना दिया बस, सो दैट इट कैन बी एडेड इन वेयर क्लॉज। यूज डिलीट की मॉडिफिकेशंस, यूज डिलीट देन इंसर्ट, यूज अपडेट। अभी इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, फिर कभी डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन ये जो और चीजें हैं, ये आपको अपडेट प्रॉपर्टीज की समझ में आनी चाहिए। ओके, कुछ और भी चीजें हैं, जैसे क्या हुआ, बंद क्यों नहीं हो रहा है, वो क्या, जैसे ये डेटा विंडो है, राइट। जैसे ये डेटा विंडो है, तो इस डेटा विंडो में अगर हम यहाँ पे जाएं रन में, सॉरी रोज में, अपडेट प्रॉपर्टीज आपने देखा, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, सोर्ट एंड फिल्टर। क्या है, सोर्ट एंड फिल्टर। तो जैसे बाय डिफॉल्ट इसने ईमेल आईडी पे सोर्ट कर रखा है, क्योंकि ये प्राइमरी की पे अपना भी डाल देता है, लेकिन आप दूसरे कॉलम भी डाल सकते हो, या इसको ईमेल आईडी को हटा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड सोर्टिंग एट डिजाइन टाइम। सोर्टिंग समझ में आता है ना, सोर्ट मतलब असेंडिंग होगी या डिसेंडिंग होगी, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। 5 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, राइट। तो पता है ना आपको, राइट। तो ये जो चीजें हैं, ये दिस इज कॉल्ड एट डिजाइन टाइम, कि आपने पहले ही बना करके रख दिया कि भैया जब भी डेटा रिट्रीव करेंगे तो इस वाले पे तो आएगा ही आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, फिल्टर भी लगा सकते हो कि मैं ये चाहता हूं कि जब डेटा रिट्रीव हो तो केवल वही डेटा रिट्रीव हो, ईमेल आईडी लाइक 1%, है ना, ऐसा करके। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, देख रहे हो, पाउडर अपना भी दे रखी होती हैं। बड़ा मजेदार चीज है। अगर यहाँ कुछ भी सिंटैक्स गड़बड़ होता है और आप इसको वेरीफाई करोगे तो वो बता देगा एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड। ओके, तो ये जो चीजें थी सोर्टिंग और फिल्टर वाली, ये क्या है, डिजाइन टाइम पे है। डिजाइन टाइम बोले तो जब आप पावर बिल्डर एप्लीकेशन को लिख रहे हो उस टाइम पे आपने डिफाइन कर दिया। बट दो ही चीजें होती हैं, डिजाइन टाइम, रन टाइम।
लेकिन रन टाइम पे आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर हम रन करें तो अगर आप ये देखो, हमने यहाँ पे फिल्टर करते हैं ना, ये वाला फिल्टर क्या है, रन टाइम पे है, कि क्योंकि कोड के थ्रू आपने हैंडल किया हुआ है, राइट। ईमेल आईडी लाइक डी स्टार परसेंटेज, है ना। तो ये क्या है, आपका रन टाइम पे है, सेट रीसेट कर दिया फिल्टर। ये क्या है, आपका रन टाइम पे है। ऐसे ही सोर्टिंग भी चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करके हमने सेट सोर्ट कॉल किया हुआ है ना, राइट। तो ये सब है। तो सॉर्टिंग हो गई, फिल्टरिंग हो गई, राइट। जो चीज हम डिजाइन टाइम पे कर सकते हैं वो सारे काम हम रन टाइम पे भी कर सकते हैं। रन टाइम पे क्यों करवाते हैं, क्योंकि मान लो देवांग को कुछ और देखना है, रमन का कुछ और देखना, रमन को कुछ और देखना है, हाँ, तपिस को कुछ और देखना है, इस तरह से करके चेंज कर सकते। वेरी गुड। तो ये हमने आज अपडेट प्रॉपर्टीज डिस्कस किए, है ना। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंट इवेंट्स, स्क्रिप्ट डेटा विंडो कंट्रोल के इवेंट्स। जैसे ये आइटम चेंज्ड इवेंट है, हाँ, आइटम चेंज्ड, आइटम एरर, आइटम फोकस चेंज, सारे मतलब ये 3-4 इवेंट्स मेन इवेंट्स हैं जो पूछे जाते हैं। आइटम चेंज्ड इवेंट है ना, आइटम एरर इवेंट, आइटम फोकस चेंज्ड इवेंट, एडिट चेंज्ड, एडिट चेंज कर गया होगा कहीं यहीं पे, राइट। तो ये पावर बिल्डर की जो पार्ट 2 करके बुक है, उसमें शायद पहला ही चैप्टर है या पार्ट 1 में लास्ट वाला होगा, जहां पे इवेंट्स को बड़े अच्छे से समझाया गया है। ओके, तो आप लोग एक बार को जरा उस चीज को वो इवेंट्स आप अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैं बताता हूं आपको, मान लो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ये एक्टिव फ्लैग है, हाँ, एक्टिव फ्लैग की वैल्यू या तो वाई सॉरी, या तो वाई हो सकती है या एन हो सकती है। हम ऐसा देना चाह, अभी तो क्या है, अभी तो आप जो भी डालोगे वही सेव हो जाएगा। नए रिकॉर्ड्स के लिए चलो पुराने वाले में करते हैं, वाई की जगह ए कर दिया, सेव हो गया, राइट। तो लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये या तो कोई वाई टाइप करे और या कोई एन टाइप कर सकता है, कुछ और टाइप ही नहीं कर सकता। मतलब एक मैसेज आना चाहिए दैट एक्टिव फ्लैग वैल्यू कैन बी ओनली वाई और एन, राइट। तो दो दो तरीके हैं इस चीज को करने के। क्या, हम अगर हमें पहले से ही पता है कि भैया ये जो एक्टिव फ्लैग है इसकी वैल्यू वाई हो सकती है या एन हो सकती है, तो हम इसको क्या बना देंगे, क्या बना सकते हैं इसको हम, लिस्ट। तो ये जैसे कॉलम सेलेक्टेड है, आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे, यहाँ पे एक एडिट करके प्रॉपर्टीज होती है, इस एडिट में एक स्टाइल होता है एडिट, इसको मैंने क्या कर दिया, एडिट से ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स कर दिया। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में मैंने क्या कर दिया, वाई, डेटा वैल्यू भी मान लो, हाँ, एन एन, ओके। और हमने क्या कर दिया इसमें, ऑलवेज शो एरो, शो लिस्ट, ओके। क्योंकि केवल दो ही वैल्यू रह सकते हैं, वाई और एन, तो यूजर टाइप करने की बजाय यूजर कैन सेलेक्ट इट, है ना। और कोई वैल्यू डाल ही नहीं सकता इसमें। एक तो ये हो गया वैलिडेशन छोटा सा, लेकिन हो सकता है इसमें भाई मान लो सैलरी का कॉलम हो कोई, और सैलरी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10,000, तो ऐसा थोड़ी है कि 0 से लगा के 10,000 तक हम इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे फिर तो बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा, राइट।
ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में उसी को कन्वर्ट किया जाता है जिसमें कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिक वैल्यूज हो, राइट, जिसमें कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिक वैल्यूज हो। तो ऐसा करके कर लिया हमने, राइट। तो हम ये पांचों चीजें डिस्कस करेंगे कल कि जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स हो गया, है ना। बाय डिफॉल्ट क्या था, ये एडिट हो रखा था। अब ये क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है। ये कब यूज होता है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है वो कब यूज होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स कब यूज होता है, मींस अगर अपने को यूजर को गलती करने से बचाना है, मींस प्री डिफाइंड वैल्यूज। जैसे भाई कंट्री के नाम का ड्रॉप डाउन देना है आपको, तो कंट्री डेली थोड़ी चेंज हो रही है, एक बार बन गई, अब थोड़ी नई कंट्री बन जाती है डेली, करेक्ट। तो ऑलरेडी फिक्स्ड वैल्यूज है। तो हमें क्या करना चाहिए, यूजर टाइप ना करे, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग दैट व्हाट यूजर शुड डू इज यूजर शुड बी एबल टू जस्ट सेलेक्ट द वैल्यू सो दैट के एरर ना हो, राइट। भाई लिखने में टाइपिंग में एरर हो सकती है, लेकिन केवल मेरे को सेलेक्ट ही करनी है, 5 ऑप्शन दे दिए कि इन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, तो थोड़ी गलती हो सकती है, इजंट इट। वेरी गुड। तो हम वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स का यूज करते हैं। बाकी के और चीजें कहां पे, जैसे ये है ड्रॉप डाउन डेटा विंडो। क्या है ये, ड्रॉप डाउन डेटा विंडो। तो ड्रॉप डाउन डेटा विंडो और ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स एक ही चीज है, लेकिन ड्रॉप डाउन डेटा विंडो में क्या होता है कि अब मान लो कि आपको एक ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाना है, आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है सेलेक्ट करने के लिए जिसमें चेंज होता रहता है ना, जिसमें डेटा चेंज होता रहता है। तो हम क्या चाहेंगे, जैसे भाई क्या होता है कि भले सी कंट्री क्रिएट ना हो, राइट, लेकिन डिस्ट्रिक्ट तो बनते रहते हैं, राइट। आए दिन नहीं बनते हैं, बट बनते रहते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से करके हम चाहते हैं, अब मान लो कल की डेट में कोई और दूसरी वैल्यू आ जाए। मान लो मैंने क्या किया, इस ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाया और कुछ वैल्यूज मैंने इसकी फिक्स कर दी, तो क्या होगा, वही वैल्यूज रहेंगी। अब मान लो कल की डेट में कोई और आया, अरे यार इसका नाम मतलब ये वाली वैल्यू भी आनी चाहिए, तो आप कहोगे अच्छा रुक जा, एप्लीकेशन को के अंदर डाल करके और फिर से उस एप्लीकेशन का एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मिनिमल चेंजेस हो, मतलब डेटाबेस से ही उठ करके आए। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जब हमें वैल्यूज डेटाबेस से उठा करके एक लिस्ट बॉक्स बनाना होता है, तब हम ड्रॉप डाउन डेटा विंडो का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे हम दिखाएंगे आपको कल, कैसे यूज करते हैं, है ना। तो कल हम इसके टाइप सीखेंगे, और जो जैसे ड्रॉप डाउन डेटा विंडो हो गया, है ना, एडिट मास्क अभी देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक डेट टाइप का कॉलम है, क्या है, एक डेट टाइप का कॉलम है, चलो बना देते हैं एक कॉलम। इसमें है क्या कोई डेट टाइप का, नहीं है ना। मोबाइल नंबर जैसे मोबाइल नंबर है, अभी क्या होगा, रन करके देखते हैं। मोबाइल नंबर हमारा न्यूमेरिक है ना शायद, अगर मैं इसके अंदर ये टाइप कर दूं, आइटम डज नॉट पास दी वैलिडेशन टेस्ट, है ना, तो ये तो गड़बड़ हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर ये लिख दूं, इसको ऐसा करके एडिट करके, इसका हम एडिट मास्क, इसके ऊपर मास्क चढ़ा दिया हमने, है ना, कि भाई ये जो नंबर है ये केवल 12 कैरेक्टर का हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कैरेक्टर का हो सकता है, और ये शायद नंबर के लिए ही होता है। देखता हूँ रन करके, देख रहे हो, अब मैं इसमें कैरेक्टर टाइप नहीं कर पा रहा, अब मैं इसमें केवल ये वैल्यूज ही टाइप कर पाऊंगा, और वो भी 10 फिक्स कर दिया मैंने, इसको मास्क चढ़ा दिया इसके ऊपर। तो आया मतलब समझ में, डेटा मास्किंग का क्या पर्पस होता है, राइट, कि भाई बंदा गलती ना करे तो उसको ऐसा टाइप कर दो
कि वो टाइप ही वो चीज कर पाए जो आप चाहते हो। हम चाहते हैं इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू आ सकती है और मोबाइल नंबर 10 करेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। हालांकि इसके अंदर एक गड़बड़ है। मान लो मैंने ये नंबर डाल के टैब की करके सेव कराया, है ना। अभी हम क्या करते हैं, इसके लिए ऐसा करके सेव कर दिया, राइट। तो ये गड़बड़ है ना। गड़बड़ क्यों है? क्योंकि मोबाइल तो 10 नंबर का 10 डिजिट्स का होता है, राइट। और ये तो हमारे कुछ कम डिजिट हैं 10 डिजिट से। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई एक ऐसा वैलिडेशन चाहते हैं कि अगर कोई इसमें ये ऐसा करके करे तो उसको एक मैसेज आ जाए कि भैया इट शुड बी 10 करेक्टर। अच्छा, कैसे कर सकते हैं हम, बताओ जरा देवांग। मैं चाहता हूं एक ऐसा मैसेज आए कि भैया आपका जो ये आपने यहाँ पे इंसर्ट की है वैल्यू, है ना, ये वैल्यू 10 डिजिट की होनी चाहिए। ये एक ऐसा मैसेज लगाना है। तो मैं दो दो जगह लगा सकता हूं। कहाँ कहाँ? सेव इवेंट पे अपडेट फंक्शन कॉल करने से पहले मैं चेक कर लूंगा कि मोबाइल नंबर के अंदर अगर ये ब्लैंक है तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू डली हुई है तो दैट वैल्यू शुड बी ग्रेट, आई मीन इक्वल टू 10 करेक्टर्स। तो या तो मैं इसको सेव बटन पे लगा सकता हूं, राइट, या इसको कहीं और लगा सकता हूं। कहीं और कहाँ लगा सकता हूं? इसके आइटम चेंज्ड इवेंट पे लगाऊंगा। एक्चुअली होता क्या है, जैसा हमने कल डिस्कस किया था, कि जैसे ही आप कुछ टाइप करते हैं यहाँ पे, है ना, फिर आप टैब की प्रेस करके दूसरे कॉलम में जाते हैं, तो जब आप वैल्यू टाइप करते हैं तो वो एडिट बफर के अंदर जाती है, और जब आप मूव करते हैं दूसरे कॉलम में तो वो वैल्यू क्या होता है, कॉपी होकर के पेस्ट हो जाती है उसके अंदर। तो उस टाइम पे आपका आइटम चेंज्ड इवेंट फायर होता है। ओके। जब आप एक कॉलम से या ऐसे करके समझो, जब आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव करते हैं तो आइटम चेंज हो रहा है ना, तो उस टाइम पे आइटम चेंज्ड इवेंट फायर होता है, आइटम चेंज्ड इवेंट एग्जीक्यूट होता है। तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। तो वी शुड राइट ऑन आइटम चेंज्ड इवेंट, वी शुड राइट ऑन आइटम। क्यों? मान लो ये एग्जाम का फॉर्म है, राइट, इसमें आपने सब कुछ भर लिया, और बाद में जब आप सेव करने जा रहे हो तब वो कह रहा है कि भाई साहब आप ना वहां पे वो वाली चीज छोड़ करके आ गए थे। अरे भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो हमें तभी बता देना चाहिए ना जब हम इस कॉलम से दूसरे कॉलम के अंदर मूव करें। बाद में क्यों बता रहा है कि इस कॉलम के अंदर प्रॉब्लम थी, राइट। तो अगर हमें इस तरह के वैलिडेशंस लगाने हैं तो हम क्या करेंगे, आइटम चेंज्ड इवेंट पे उसका वैलिडेशन लगाएंगे। जैसे मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा, स्क्रिप्ट में जाऊंगा, आइटम चेंज इवेंट पे क्या करूंगा, शायद लेंथ होता है ना उसकी, वो करने के LENGTH, लेंथ ऑफ एमओ, हाँ क्या, DW_1 डॉट गेट। पहले हम क्या करेंगे, DW_1 डॉट गेट आइटम नंबर, हाँ, रो, और MOVILE मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, इसकी वैल्यू हम लेंगे। ओके। तो मैंने क्या किया, MESSAGE मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स के अंदर हमने क्या किया, ये पहले इसको, ये नंबर टाइप का है, करेक्ट। तो LI_MOBILE मोबाइल नंबर हमने एक ऐसा वेरिएबल ले लिया, राइट। और इसको हमने क्या किया, Ctrl+C INT करके Ctrl+V कर लिया। और फिर हमने क्या किया, मोबाइल नंबर, देखते हैं आता है क्या।
देख रहे हो, -21687। इसने क्या किया, मोबाइल नंबर उठाया इस कॉलम का, जबकि इसको कब होना चाहिए एक्चुअली, आइटम चेंज इवेंट क्या होता है ना। फिर मैंने इसकी जगह एन ए की फिर चेंज किया कुछ, फिर से वही वैल्यू दिखा रहा है। अब हमने यहाँ पे कुछ और किया, फिर से वही वैल्यू दिखा रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई साहब जब मोबाइल नंबर पे घूम के आए तभी वो यू नो इसकी वैल्यू दिखाए, हालांकि वैल्यू गलत है। वो क्यों गलत है मैं बताऊंगा, या कोई गैस कर सकता है क्यों गलत है। तो सर मोबाइल नंबर की स्पेलिंग गलत थी इसमें, मैसेज बॉक्स जो अंदर लिखा है। नहीं 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 नहीं, देखो ये तो क्या है, आप स्ट्रिंग है, इसमें तो आप जो लिख दोगे वो दिख जाएगा भाई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बता, चेंज नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ, चेंज करके किया। देखो वो तो यहाँ के लिए होता है, सिर्फ टाइटल के लिए। ये जो वैल्यू है, ये यो वाली वैल्यू है 8098 समथिंग समथिंग। तो पहले तो अपने को एक काम करना है, सबसे पहले कि ये तभी एग्जीक्यूट हो जब हम हम मोबाइल नंबर वाले कॉलम के अंदर है। तो DWO.name इक्वल टू MOBILE मोबाइल अंडरस्कोर नंबर। if this equal to this, then and एक्चुअली DWO.name, आप देख रहे हो DWO इसके अंदर है और एक रो है। ये बड़े काम के पैरामीटर है। कौन कौन, तीनों पैरामीटर काम के हैं, रो, DWO और डेटा। रो क्या होता है, किस रो के अंदर आप चेंज कर रहे हो। DWO क्या होता है, एक डेटा विंडो ऑब्जेक्ट है, इसमें इसकी प्रॉपर्टी से बहुत सारी वैल्यू होती है। पहली वाली प्रॉपर्टी जो है नेम करके, जो एक प्रॉपर्टी है वो रिटर्न करती है उस कॉलम का नेम। तो हम कह रहे हैं कि भैया अगर कॉलम, जब भी आइटम चेंज इवेंट कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम किसी कॉलम की वैल्यू को चेंज करके दूसरे कॉलम में मूव करते हैं तो आइटम चेंज इवेंट फायर होता है। उसके अंदर कौन कौन सी रो, DWO डेटा, DWO.name के अंदर क्या आएगा, वही वाला कॉलम आएगा जिसके अंदर आप हो। डेटा क्या होता है, जो आपने टाइप किया है। रन करके देखते हैं। देख रहे हो, अभी कहीं और कुछ भी नहीं हो रहा है। ओ, अभी भी नहीं हुआ, क्यों। अब हुआ है। और इसने क्या किया है देख रहे हो, पुरानी वाली वैल्यू उठाई है। फिर से कुछ किया मैंने, फिर टैब की प्रेस की, अब ये कंफ्यूज हो गया है, राइट। तो पहली बात तो ये कि वो पहली पुरानी वाली वैल्यू उठा रहा है। हाँ, और वो क्यों दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये हमने क्या लिया हुआ है, इंटीजर टाइप का लिया हुआ है। इंटीजर टाइप के इंट टाइप का लिया हुआ है। इंट टाइप की कुछ लिमिटेशंस होती है, मतलब उसमें आप एक पर्टिकुलर वैल्यू सेव करा सकते हो। मेरे ख्याल से है कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, बट इतनी बड़ी वैल्यू नहीं कि वो 10 डिजिट वाला स्टोर कर सके, इसलिए वो गार्बेज उठा रहा था। क्या उठा रहा था, गार्बेज मीन्स बेकार वैल्यू से कुछ भी कन्वर्ट कर ले रहा था। तो अगर बड़ी वैल्यू मेरे को उठानी है तो इसको मैंने लॉन्ग बना दिया। अब देखते हैं। लॉन्ग में भी नहीं ले पा रहा भाई, ऐसा क्यों। यहाँ
पर जो हाँ, मतलब ये लॉन्ग से भी बड़ी हो जा रही है क्या वैल्यू? जहाँ पर हमने स्क्रिप्ट लिखी है वहां पर जो हमने डिफाइन किया था लीस्ट इंटीजर, तो आई थिंक वहां पर लॉन्ग इंटीजर लिखा जाएगा, मे बी इस वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। नहीं नहीं नहीं, डेटा टाइप का नाम तो लॉन्ग है। लॉन्ग गेट आइटम, मेरे को लग रहा है लॉन्ग तो नहीं लिखना है मेरे को। गेट आइटम लॉन्ग होता ही नहीं है, गेट आइटम नंबर ही होता है। अच्छा, हम देखते हैं कि एनीवे आप लोग इस चीज को चेक करके देखना। आप लोग इस चीज को, हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करने वाला था। नाउ इसको मैं क्या करूंगा, अगर मैं string कर दूं और अच्छा, पहली बात तो ये कि जब भी मैं आइटम चेंज इवेंट पे इसकी वैल्यू उठा रहा हूं तो ये पुरानी वाली वैल्यू उठा रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये जो बफर में वैल्यू हम टाइप कर रहे हैं उसको उठाए। तो ये जो डेटा है ना, ये वो वैल्यू देता है, एंड इट इज ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप। तो 21321, राइट? क्योंकि अब हमने इस डेटा में ऑलवेज स्ट्रिंग ही आता है, राइट? तो अब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, सॉरी, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, if len data is not equal to 10, then and if message box should be 10, taking a one. Oops. देख रहे हो? तो अगर मैं इस पे, अब ठीक है, तो अगर उसमें से एक भी कम रह जाएगा तो वो कहेगा भाई साहब लेंथ शुड बी 10 कैरेक्टर्स, राइट? तो ये सब मतलब ऐसा करके सोच समझ करके किसी भी एप्लीकेशन के अंदर वैलिडेशंस को पुट किया जाता है और फिर वो आगे काम करता है। हालांकि अभी भी अपने को क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि अगर 10 डिजिट है तो ऐसे कितनी बड़ी वैल्यू हो जाती है 10 डिजिट वाली के वो लोग उसको समझ ही नहीं पा रहा है। इसे कितना होता है, 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ अरब तक तो आ जाना चाहिए था। एनीवे विल सी दैट, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या कहना चाह रहा था अल्टीमेटली कि हम
देखो ये क्या हमने आइटम चेंज इवेंट पे एक वैलिडेशन लगाया। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि जो बुक नंबर 2 है, जहां पे भी इवेंट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बफर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के कल फिर आना है। ठीक है, चलो तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब खैर, बाय बाय।